कि जो SIR का जो मसला है, वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है, आप उसमें देख रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कितनी बड़ी तैयारी में है। बिहार में SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप। तमाम बड़े और कद्दावर चेहरे देश भर से यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं और रात्रि विश्राम भी कोई होटल और सर्किट हाउस में नहीं हो रहा है। यह एकदम ग्राउंड जीरो पर वहीं टेंट लगा करके सिंपल हो रहा है और रात भर उसमें स्ट्रेटजी बन रही है। ये जो चुनाव है इतना दिलचस्प होने वाला है, इतना दिलचस्प होने वाला है, इतनी कांटे की टक्कर होने वाली है। बट दिस इलेक्शन यू विल सी कि द विक्ट्री मार्जिन ड्रॉप्स फर्दर। पिछले बार के चुनाव के नतीजों का अब आकलन करें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी MY को मुस्लिम यादव न कह करके उसको महिला और युवा कहती है। तो वो और सब अब तो वो भी बदल गया उन लोगों का। अब तो सबको लेकर A to Z की पार्टी कहती है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नए विजन के हैं और साथ में जब राहुल गांधी उनके हैं और कांग्रेस RJD का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस माना जाता है शुरू से। अब आप देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के अब आप आ रहे हैं और प्रशांत किशोर वहीं पर तुरंत कहते हैं कि भाई हमारे दबाव में आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं। जितनी बात वह कर रहे हैं सबको आपको देखिएगा कि वह नीतीश कुमार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो भैया आपके पास में विजन था, आपके पास में सब कुछ था, तो क्यों नहीं 6 महीने पहले आपने किया? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब समय अब किसी समय चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है बिहार में और सब कुछ आप घोषणा कर रहे हैं, तो ये घोषणा कहाँ तक होगा यही तो देखना और समझना है। आज 10,000 रुपये की बात कही जा रही है, 10,000 रुपये महिलाओं को देने, जो चुप्पा वोटर नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं, उनको 10,000 रुपये दे करके आप कहीं ना कहीं इतनी बात समझ में आ रही है। सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से नीतीश कुमार व्हाट डज ही मैनेज? ही मैनेज टू कार्व आउट फॉर हिमसेल्फ सर्टेन परसेंटेज विद इन द एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ठीक है, EBC OBC और सारे वो जितने भी आप गणित कह लें गुना भाग लगा करके अपने लिए एक 13-14-15% के आसपास का एक अनवेवरिंग वोट बैंक वो इंटैक्ट करते हैं। वो एक बड़ी लकीर उनकी पार्टी शुरू से खींचते रही है और ऐसे में हमको नहीं समझ में आता है कि चिराग पासवान वो हनुमान है वो नरेंद्र मोदी के। आप देखिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से अलग जा करके लड़े और लड़े तो क्या परिणाम हुआ, किसको टारगेट उन्होंने किया, यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि चिराग पासवान अभी नहीं 2030 की तैयारी में है वो। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार से कुछ खास ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आई हूं और इन रिपोर्ट्स को आप देखिए, अपना फीडबैक दीजिए। आगे जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो आकर कुछ और जो है जमकर रिपोर्टिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल हमने सोचा कि जो बिहार की नब्ज़ को समझने वाले कुछ पत्रकार हैं उनकी नज़र से भी जो है हम इस चुनाव को इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वो समझने की कोशिश करें। शिवपूजन झा काफ़ी वक्त तक टेलीविज़न मीडिया में रहे, इस वक्त इनकी अपनी YouTube है पॉलिटिकल पंडित के नाम से। शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिव पुराने दोस्त भी हैं हमारे। शिव, कामकाज इस वक्त जो है इलेक्शन टाइम हमेशा पत्रकारों के लिए तो अच्छा वक्त होता है कि चलिए इट्स नेवर अ डल मोमेंट। इट्स नेवर अ डल मोमेंट स्मिता। और बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस इलेक्शन, ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन है बिहार का खास करके, क्योंकि बिहार का बहुत चुनाव मैंने कवर किया है और आपके साथ तो मैंने दिल्ली का, हरियाणा का, किस इलाके का कवर नहीं किया है। लेकिन ये जो चुनाव है इतना दिलचस्प होने वाला है, इतना दिलचस्प होने वाला है, इतनी कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी पत्रकार हैं उन सबको कम से कम बिहार आकर के समझना चाहिए कि हाउ इज़ दिस इलेक्शन ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इलेक्शंस व्हिच वर कंडक्टेड हियर। एकदम अलग है। कैसे अलग है? आप ऐसे समझें कि अमूमन बिहार में क्या रहा है, यहाँ पर सिंगल पार्टी की कंप्लीट मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी आपने पिछली बार कब देखी थी। यहाँ पर हर बार यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक पासंग की तरह हैं, जिस तराजू के पलड़े पर उनको रखेंगे उनकी सरकार बन जाएगी। दूसरी कहावत बिहार में क्या है कि वोट आप किसी को दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो यहाँ पर हमने हर वक्त जो देखा है वो एक मल्टीपोलर या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट कभी भी नहीं देखा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर विटनेस टू अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट इन बिहार। रीज़न आप समझिए, आप देखिए कि वो हिट द ग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। कैंपेनिंग की शुरुआत किसने कर दी बहुत पहले? प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर जो कनेक्ट अभी फिलहाल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाकी चाहे रूलिंग डिस्पेंसेशन हो या पूरा ओपोजिशन हो, दे आर समवेयर डूइंग द सेम लाइन। तेजस्वी यादव को भी आपने सुना कि वो एम्प्लॉयमेंट का जिक्र करना शुरू किए, पलायन का जिक्र करना शुरू कर दिए। अलग बात है कि मुझे लगता है कि स्वघोषित जो अपने आप को जननायक आज की तारीख में कह रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के कैंपेन को कुछ हद तक डिले किया है। दैट्स माई पर्सपेक्टिव, पीपल आर फ्री टू हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, बट दिस इलेक्शन यू विल सी कि द विक्ट्री मार्जिन ड्रॉप्स फर्दर। पिछले बार के चुनाव के नतीजों का आप आकलन करें, मैं 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करता मैं जो सत्तारूढ़ दल हुई और जो विपक्ष में बैठा, दोनों के टोटल वोट काउंट में अंतर कितना हुआ? 12,000 से थोड़ा ज़्यादा। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक थर्ड प्लेयर आया है जो एक सीरियस प्लेयर के रूप में है। वो खुलेआम क्या कह रहा है कि इस बार छठ में जो लोग आएंगे उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा। वो सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं? ही इज अटैकिंग नॉट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, बट ऑल हिज अटैक्स आर स्पेसिफिकली टारगेटेड। वो टारगेटेड अटैक्स हैं। बीजेपी लीडरशिप को छोड़ रहे हैं क्या? आपके जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का बिहार का, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, तीनों को ही टारगेट कर दिया। जदयू की लीडरशिप को देख लें, अशोक चौधरी को टारगेट कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार वो हमलावर है, नौवीं फेल कहते हुए। राहुल गांधी पर ये है कि कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। अब देखिए, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द अटैक्स विच ही हैज़ बीन कंडक्टिंग, और अपने विपक्षियों को टारगेट कर रहे हैं। उनका एक कनेक्ट क्या है? काडर बेस तो कुछ था नहीं जनसुराज का, वो काडर उन्होंने बनाना शुरू किया। ये काडर कौन हो सकता है? थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए। दिस माइट बी द डिसग्रंटल्ड लॉट। 90 के दशक में कुछ प्रोमिसेस किए गए 90 के दशक के किए गए प्रोमिसेस पर 15 साल का राज हुआ। उसके बाद फिर प्रोमिसेस किए गए 2005 से लेकर के 2000 तकरीबन 25 तक का एक दूसरा कार्यकाल हुआ। अब इस दोनों ही कार्यकाल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्षुब्ध हुए, रुष्ट हुए। जो डिलीवर होना चाहिए था ग्राउंड पे, एक्चुअली वो डिलीवर हुआ नहीं। बार बार पलायन की अगर बात नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद अगर पलायन की बात हो रही है, फिर से एक बार रोजगार सृजन की बात हो रही है, और अब आप देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के अब आप आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर वहीं पर तुरंत कहते हैं कि भाई हमारे दबाव में आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं। क्या विजन डॉक्यूमेंट नहीं था इस सरकार को, या इसके पहली सरकार को नहीं था? तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी दैट वी हैव गॉट ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, जिसमें कि एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को मुद्दों पर ला रहा है, मुद्दों पर राजनीति करने के लिए वो विवश कर रहा है। देखिए, मुद्दों की राजनीति होना चाहिए, वो यूटोपियन होगा। और बिहार में मैं जहाँ जहाँ घूम रही हूँ, मैंने तो अभी बहुत ज़्यादा इलाके घूमे भी नहीं हैं, आप तो लगातार घूम रहे हैं, आप यहाँ के निवासी भी हैं, तो लगा कि हाँ, लोगों ने ये तमाम मुद्दों का जिक्र किया। कोई शराबबंदी की बात कर रहा है, फेक लिकर की बात कर रहा है, कोई नौकरियों की बात कर रहा है, कोई बाढ़ से परेशान है। लेकिन जो हकीकत है बिहार में, आखिरकार सब कुछ आकर जात पात पर बिठाया जाता है समीकरण। तो ये देखा जा रहा है दिल्ली से, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तक अगर आप कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो अभी भी एनडीए के साथ ही ज़्यादा पुख्ता नज़र आ रहा है। और प्रशांत किशोर किसको नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे? वो टारगेटेड अटैक सबको कर रहे हैं। क्या वो महागठबंधन को करवाएंगे? क्या वो एनडीए को करेंगे? किसको नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे? क्योंकि ये चुनाव आखिरकार तो जातीय समीकरणों पर, और मुझे कुछ गांव के लोग कह भी रहे थे कि प्रशांत किशोर बड़े स्मार्टली जो है जाति कॉम्बिनेशन करके अपनी कैंडिडेट्स को फील्ड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका स्मिता, और मुझे लगता है कि व्हाइल आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा अपने विदिन कुछ डीप डाइविंग भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट दिस इज़ वन क्वेश्चन जिसके आंसर हम लोग सीख करेंगे इस पूरे चुनाव में, हम लोग ज़रूर इसकी तलाशने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये बताइए, कहा जाता था कि MY समीकरण जो है वो लालू प्रसाद यादव का एक अटूट ऐसा समीकरण है, यानी कि उसको एक विनेबिलिटी फैक्टर पे ला करके खड़ा करता है। आप अब उसको दूसरे नज़रिए से अगर आप देखते हैं, यानी कि अगर 30, 31 या 32% जो भी आप कह लें, जो वोट परसेंटेज अटूट कहा जाता है, और अभी भी मैं मानता हूँ कि मेजर चंक ऑफ इट इज़ स्टिल इंटैक्ट विथ लालू प्रसाद यादव एंड द RJD, यानी कि तब बाकी दूसरी पार्टियों को क्या है, ज़ीरो से शुरू करना होगा। उनकी तो बैटिंग ही शुरू हुई, लेकिन आप ऐसे समझिए कि लेकिन वो MY समीकरण में एड ऑन कुछ कर पाते हैं क्या? क्योंकि पोलराइजेशन होगा तो रिवर्स पोलराइजेशन भी होगा। अब यहाँ पर फैक्टर आ जाता है नीतीश कुमार का। 2005 के इक्वेशन को आप समझें, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से नीतीश कुमार व्हाट डज ही मैनेज टू कार्व आउट फॉर हिमसेल्फ
सर्टन परसेंटेज विद इन द एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ठीक है, ईबीसी, ओबीसी और सारे वो जितने भी आप गणित कह लें गुना भाग लगा करके अपने लिए एक 13-14-15% के आसपास का एक अनवेवरिंग वोट बैंक वो इंटैक्ट करते हैं। अब दूसरी बात और आप देख लीजिए, इसको ऐसे समझिए, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? इज ही टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कास्ट लाइन्स? ही इज़ नॉट। पॉसिबली ही इज़ नर्चरिंग दिस लार्जर एम्बिशन कि शायद ही विल बी इन ए पोजिशन कि थोड़ा थोड़ा वो विन अवे करने की कोशिश करेंगे हर एक इससे। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता होगी। आपने और हमने तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा की पत्रकारिता कर ली, एक थोड़ा सा हमारा और आपका भी मेंटल ब्लॉक होता है। अब मेरा बेटा जो कि अब वोट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक, उसके लिए ये चर्चा का विषय नहीं है कि जात को वोट करना है या नहीं करना है, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। क्या हमने ऐसे तादाद के लोगों के बीच में सिर्फ जाकर के कोई सर्वे किया है क्या अभी तक, जो हमें ये बताए कि जो एक पढ़ा लिखा यादव का बच्चा है जो शायद बेंगलोर में किसी आईटी फर्म में है, उसका एलिजियंस अभी भी तेजस्वी यादव के प्रति, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है। लेकिन वो तो इंक्रीजिंगली माइग्रेंट कम्युनिटी भी है ना, क्या वो सही में बिहार की पॉलिटिक्स में उतना इन्वॉल्व हो रहा है, वापस आके वोट करने के लिए वो छुट्टी ले रहा है? नहीं, मैं मानता हूँ कि नहीं ले रहा था, मैं भी नहीं ले रहा था, क्योंकि तकरीबन 18-20 साल का मेरा भी करियर आपके तरह दिल्ली में ही था। हाल के दिनों में मुझे लगा कि बिहार की स्थिति अच्छी हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पर वापस माइग्रेट कर गया। देखिए स्थिति क्या है कि कुल मिलाकर के वहीं पर फिर हम आ जाते हैं, हम पूरे गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं कास्ट वाले इक्वेशन पे। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि प्रशांत किशोर कैंडिडेट कौन सा देते हैं, ठीक। अब जो उपचुनाव यहाँ पर हुए थे 4 सीटों पर, तो इनके कैंडिडेट्स ने एक अहम भूमिका निभाई। कई जगहों पर तो इनके कैंडिडेट्स ने रास्ता प्रशस्त कर दिया एनडीए के कैंडिडेट के लिए, ये चीज़ तो आप मानेंगी। कुल मिलाकर के तकरीबन 10% वोट शेयर ये गार्नर कर पाए, न्यू एंट्रेंट होने के बाद भी 10% गार्नर कर पाए। हाल के कुछ सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तकरीबन 14-15% के आसपास का वोट शेयर जा सकता है। आई अगेन टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि इधर इट्स गोइंग टू बी अ थम्पिंग मेजॉरिटी फॉर हिम। थम्पिंग मतलब वो कह रहे हैं कि भैया 120-130 भी नहीं, उससे ऊपर में लैंड स्लाइड स्वीप की बात करते हैं। खैर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट आई कंसीडर इट एज ओवर कॉन्फिडेंस। आई थिंक इंडिया में आज के लोग वो कुछ कम बोलते नहीं है, खैर अपने आप बता दे, वो 400 पार जा रही थी बीजेपी सरकार पिछले चुनावों में, बहुत बड़ा ही बोलते हैं। हम और आप ही हैं जो झोले छाप मेंटालिटी में रह गए, हम लोग बड़ा खेल ही नहीं पाते हैं। अब कह रहे हैं कि 20-25 225, 20-25 फिर से 29, भाई फटीक फैक्टर भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। लेकिन देखिए आपके सवाल का जवाब कुल मिलाकर कर यही है कि प्रशांत किशोर कैंडिडेट्स कौन सा देते हैं। डिसग्रंटल्ड लॉट तो होंगे, टिकटें कटेंगी। द बीजेपी इज ऑलरेडी गिविंग सिग्नल्स दैट इट विल प्ले द सेकंड फिडल, फिर छोटे भाई की भूमिका में आएगी, चाहे एक सीट ही ज़्यादा दे, लेकिन जदयू को एक सीट ज़्यादा मिलनी है। लेकिन फिर पलटी मार गए तो फिर सारे इक्वेशंस गड़बड़ा जाएंगे स्मिता। तो दिलचस्प इसलिए बहुत ज़्यादा होगा ये चुनाव। एक और जो बड़ी अफवाह, आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ लोग बड़ा कहेंगे कि प्रशांत किशोर पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं। एक ऐसी आईएएस लॉबी जो ब्यूरोक्रेसी में रही है, राज्य से बाहर रही है, वो लोग प्रशांत किशोर के लिए बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त अगर आप कैंपेन्स देखें, क्या लग रहा है कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है? देखिए प्रशांत किशोर की तरफ से खर्च तो काफ़ी हो रहा है। जन स्वराज के वो येलो पेंट में आप बाइक्स देख सकते हैं, गाड़ियों पर आपको दिख जाएंगे उनके बैनर्स लगे हुए हैं ऊपर, और ये इक्का दुक्का आपको नहीं दिख रहा है। केस इन आइसोलेशन में जिस भी इलाके में प्रशांत किशोर जा रहे हैं वहाँ पर आप उनकी कैंपेनिंग का मोड देखें, किस तरीके से उनकी जो मतलब यात्राएं निकल रही हैं, जो हुजूम जन सैलाब हो रहा है, तो ऐसे ही स्वतः कहते हैं ना कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो नहीं हो सकता। पैसा तो काफ़ी खर्च हो रहा है। लेकिन यू मस्ट हैव नोटिस कि प्रशांत किशोर को जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ही स्कर्ट्स द क्वेश्चन, वहाँ डक कर जाते हैं। ये कहता है कि प्रशांत किशोर को साइलेंस कर दिया गया और फलाने नेता के खिलाफ वो मुखर थे और शायद पैसा खा लिया प्रशांत किशोर ने। नहीं, चैलेंजेस किसकी औकात है कि प्रशांत किशोर को पैसा यहाँ पर दे सकता है। एक बात तो है कि देखिए प्रशांत किशोर इसके पहले भी जिस तरीके से एक स्पेक्टाकुलर, एक वाइडर कैनवास पे कैंपेनिंग करने के आदी हैं, मुझे लगता है कि उनको पता है कि फ़ंड कहाँ से जनरेट करना है और उस फंड का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो। लेकिन आपने जो सवाल किया उस सवाल का एक जवाब शायद ये भी है, हमने पिछले चुनाव में देखा था एकाएक कई अखबारों में, मैं नेशनल डेलीज़ की बात कर रहा हूँ और आपको एड रेट पता है, आप इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, फ्रंट पेज फुल एड आया था, फ्रंट पेज
ठीक, वो ऐड आया, खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रही थी और एकाएक फिर वो गायब हो गई। अभी बीच बीच में कहीं से कहीं सरफेस होती है। उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि आईएएस एक लॉबी है जो फंड कर रहा है उस पर्टिकुलर कैंपेन को। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो हिसाब किताब लेखा जोखा है इसमें प्रशांत किशोर कैसे कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फंड की कमी नहीं है और शायद फंड की कमी नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास से लबरेज दिखते हैं। खैर यहाँ पे तो मुझे लगता है कि फंडिंग को लेकर सवाल बीजेपी जैसी पार्टियां तो किसी और से कर ही नहीं सकती हैं, जो हज़ारों करोड़ के कैंपेन्स कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी के कैंपेन में आज की तारीख में खर्च हो रहा है लोकसभा चुनावों में, और चुनावों के ही अगर हम खर्चे को देखें वो बढ़ गया है, तो वो भारत में ही है और बीजेपी मोस्ट एक्सपेंसिव जो है कैंपेन फंड्स उनके पास हासिल होते हैं। शिव, आखिरी 2-3 सवाल, क्या ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है? बिल्कुल, ये तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये आखिरी चुनाव, अनलेस एंड अनटिल द जेडीयू इज इन अ पोजीशन। और जिस तरीके से हाल में घोषणाएं हो रही हैं, देखिए आचार संहिता लगने के पहले अब जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए कल ही घोषणा हो गई, उसमें ये तकरीबन 1100 रुपया सबके अकाउंट में गिरना शुरू हो गया, 125 यूनिट बिजली सबको फ्री कर दिया गया, उसके बेनिफिशियरी आई थिंक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं। जितनी भी योजनाएं खास करके महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने टारगेट किया है, तो ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं खिसकेगा। एक अर्बन डिस्कोर्स का ये डिस्कशन पॉइंट हो सकता है कि फटीग फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ, 20 साल से लोग देखते देखते थोड़ा सा उकता गए हैं। लेकिन वहीं पर क्या है कि देखिए उनका नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम नहीं तो कौन, और वहीं पर वो जंगल राज की याद दिलाते हैं। अब देखिए होता क्या है, पोलराइजेशन कहाँ पर कैसे होना शुरू होता है। द मोमेंट दिस फियर फैक्टर इज से मूटेड कि भाई अगर हम नहीं, इफ़ यू आर नॉट वोटेड टू पावर, तो शायद द स्टेट विल लैप्स इनटू लॉलेसनेस येट अगेन। वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि एकाएक पोलराइजेशन होता है। इस बार होता है या नहीं होता है, लेकिन आपने जो सवाल किया नीतीश कुमार को लेकर के, आई थिंक दैट ही हैज़ नाउ हिट द एंड ऑफ द रोड। ऑनरेबल एग्जिट होगा नीतीश कुमार का। ऑलरेडी उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से चर्चा ये आम है, आई डोंट थिंक कि भाजपा उनके साथ चुनावी मैदान में उतरी ज़रूर है, बट आई हैव नेवर हर्ड अ सिंगल टॉप लीडर्स ऑफ द बीजेपी सेइंग कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मैं पॉज कर रही हूँ, रवि कर रहे थे क्या फ़ोन? देख लो। हाँ। कर रहे होंगे। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार के सामने कौन, ये तो ठीक है, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, इस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। देयर इज़ नो क्लैरिटी, और मुझे लगता है विडम्बना है, और नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आज आप देखिए, हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स, हु इज़ रूलिंग द रूल्स टू विद इन द जेडीयू। नीतीश कुमार का पब्लिक अपीयरेंस कितना कम हो गया है, या पब्लिक के सामने आकर के नीतीश अब कितनी बयानबाजी कर रहे हैं। इस हाल के दिनों में आपने पिछले 2-2.5-3 सालों में देखा था कि नीतीश कुमार का जो बोलने की शैली है उसमें गिरावट कितनी आई, या उनका जो पब्लिक अपीयरेंसेस हुआ है कि भाई एक सीनियर आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख दिया, अब राष्ट्रगान हो रहा है तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप एक ऊँचे अधिकारी को आप लगातार टच कर रहे हैं, उनसे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब दिस इज सम फॉर्म ऑफ हिस्ट्रियोनिक्स जो नीतीश कुमार वॉज नेवर नोन फॉर दैट काइंड ऑफ हिस्ट्रियोनिक्स। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। नो वन इज़ रेडी टू आंसर। कोई मेडिकल बुलेटिन तो जारी हुआ नहीं है। अब देखिए, पहले इसके हमने देखा था कि एक वक्त था जब आरसीपी सिंह पर एक तरीके से कहा जा रहा था कि वही उत्तराधिकारी हो सकते हैं। आरसीपी सिंह पर काफ़ी दाव था। फिर आरसीपी सिंह को लोगों ने जो है एक तरीके से जब केंद्र सरकार में मंत्री बने तो उनको मार्जिनलाइज किया गया। फिर कहा जाने लगा कि प्रशांत किशोर काफ़ी प्रोमिनेंट हुए, फिर उनको भी हमने देखा कि बाहर का रास्ता दिखाया गया। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ऐसी बातें कही जाने लगी। जब मनीष वर्मा, इनके अगेन एक आईएएस अधिकारी, उनको लाया गया पार्टी में, उस वक्त भी ये कवायद तेज़ हुई। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि निशांत कभी कभी आकर के कुछ बयान देते हैं, और जिस दिन बयान देते हैं उसके अगले दिन आप देखेंगे कि चौक चौराहे पर निशांत को वेलकम करते हुए जेडीयू के कई कार्यकर्ता पोस्टर लगा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि निशांत कुमार हैज़ नॉट टेकन टू पॉलिटिक्स लाइक डॉग टेक्स टू वाटर। वो पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर है और लंबा एक वक्त है। वहाँ पर आप बात करेंगे तो वहाँ पर चिराग पासवान काफ़ी आगे निकल चुके हैं, वहाँ तेजस्वी यादव काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो उत्तराधिकारी कोई नहीं दिख रहा है। आज कौन है, तो भाई आपको 4 नाम
जदयू में कुल मिलाकर के नज़र आते हैं। संजय झा वेरी प्रोमिनेंट, अशोक चौधरी वेरी प्रोमिनेंट, बाकी दो को आप जान ही रहे हैं। ठीक, आप ये चार प्लेयर ललन सिंह हों या फिर विजेंद्र जी हों, इनमें से कौन बनेगा उत्तराधिकारी? आगे बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि नीतीश कुमार के एग्जिट के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी में अगर कोई यूनिफाइड कमांड नहीं होता है, इन चार में से हो या कोई और दूसरा हो जो अपना पोजीशन एम्फैटिकली असर्ट करे, मुझे लगता है पार्टी डिसइंटीग्रेट करेगी। डिसइंटीग्रेट करने के बाद भी कई लोगों का कहना है हो सकता है एक मेजर चंक बीजेपी के साथ ओरिएंट कर जाए, हो सकता है कुछ लोग आरजेडी के साथ हो जाएं, और हो सकता है कि एक विंग तटस्थ बना रहे हैं। लेकिन बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे जदयू का नहीं दिख रहा है। फॉर दैट मैटर जितने भी रीजनल पार्टीज का आप जिक्र करें, अगर स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता है तो उनका हश्र क्या होता है? टीएमसी का क्या होगा, ये सवाल आप कर सकती हैं। आप तो पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। क्या उनके तो वो उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को आगे बढ़ा के रखा हुआ है ममता ने। अगर वो बढ़ जाते हैं तो बहुत हद तक स्थिति समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर के बेहतर स्थिति में है। बसपा की क्या स्थिति हो गई, या नेबरिंग स्टेट ऑफ उड़ीसा में भी आप देख लें। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और ये चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। जैसा मैं कहती हूँ कि बिहार के डीएनए में सियासत है, बिहार के डीएनए में राजनीति है। तो एक तो आप जो हमारे रिपोर्ट्स हमने मेहनत से यहाँ फाइल किए हैं, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स के तौर पर हम दिल्ली से आते हैं बिना किसी फंड और रिसोर्सेज के, तो आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। सेम विद शिव पूजन झा, उन्होंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है पॉलिटिकल पंडित, बहुत अच्छी चर्चाएं आप उसमें सुन सकते हैं। और शिव से हमने पीके और नीतीश को डाइसेक्ट करवाया, लेकिन किरदार तो बहुत हैं और जो सबसे अहम किरदार हैं इस वक्त वो हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, एक किरदार और हैं चिराग पासवान। इनके बारे में भी हम डाइसेक्शन करवाएंगे एक और वरिष्ठ पत्रकार से। आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमने कहा कि बिहार की राजनीतिक पल्स को हम यहाँ के जो बड़े पत्रकार हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय जी, हमने शिव पूजन से बात की, समझने की कोशिश की पीके फैक्टर को और जेडीयू के साथ क्या चल रहा है। आपके साथ अगर मैं शुरुआत कर सकूं, वोटर अधिकार यात्रा का क्या इम्पैक्ट आपको ज़मीन पर नज़र आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि लोग वोट चोरी के आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जब 16 दिन की यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे जहन में नहीं है कि अब तक कोई भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी भी प्रदेश में किसी एक मुद्दे को लेकर के 16 दिन तक लगातार यात्रा किया हो। और देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, जब आप ग्राउंड जीरो पर मेहनत करिएगा तो उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। इसका नतीजा आप देख सकती हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो पदयात्रा जब किए थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वह भी एक मिसाल है। और उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला कि जो 400 पार का नारा होता था वह कहाँ सिमट कर गया। आप देख लीजिए, बैसाखी पे चल रही है, एनडीए गवर्नमेंट कही जा रही है, तो ये दिखाई पड़ रहा है। और बिहार की हम बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, उसमें से 10 जो है सो इनको डेंट लगा। 9 महागठबंधन और एक जो है सो पूर्णिया से राजेश रंजन उस सांसद जो निर्दलीय जीत के हैं वो भी कांग्रेस की मानसिकता के हैं, कांग्रेस के ही हैं वो। तो वो 10 सीट का जोल्ट, बड़ा जोल्ट माना जाता है। झटका, एक बड़ा झटका लगा था इस बार। तो जो एसआईआर का जो मसला है, वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है, आप उसमें देख रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कितनी बड़ी तैयारी में है। तमाम बड़े और कद्दावर चेहरे देश भर से यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और रात्रि विश्राम भी कोई होटल और सर्किट हाउस में नहीं हो रहा है, यह एकदम ग्राउंड जीरो पर वहीं टेंट लगा करके सिंपल हो रहा है और रात भर उसमें स्ट्रेटजी बन रही है। फिर अगले दिन का वो अगला पड़ाव क्या होगा, कहाँ घूमना, तो 23 जिले घूमता हुआ आज अंतिम दिन है, आपको आरा में है। अब तो ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बात है कि समझिए कि जब 16 दिन, जब पहले दिन शुरुआत हुई थी, तो वो सासाराम सुरक्षित सीट से जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ था, इस बार कांग्रेस ने उसको अपने जीता है, इस बार अपने पाले में किया है। वहाँ शुरुआत वहाँ से हुई, समापन उसका आज आरा से हो रहा है। जो सुदामा प्रसाद हैं, CPI-ML हैं, भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उन्होंने हराया भी किसको लोकसभा के चुनाव में, RK सिंह जैसे दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने परास्त किया आरा से। तो यह समझने वाली बात है। अब आप चलिए थोड़ा सा शाहाबाद क्षेत्र की हम बात करें तो यह सब शाहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। तो शाहाबाद क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट मैंने वहाँ पर है विधानसभा की, तो 22 में से 20 सीट महागठबंधन अपने पाले में किया था। तो आप समझ लीजिए कि शाहाबाद क्षेत्र में क्या पकड़, क्या चमक और क्या धमक है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, इस बार जो हम यादव MY समीकरण, ऐसे तो
लालू प्रसाद यादव की पार्टी MY को मुस्लिम यादव न कह करके उसको महिला और युवा कहती है। तो वो और सब अब तो वो भी बदल गया उन लोगों का, अब तो सबको लेकर A to Z की पार्टी कहती है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नए विजन के हैं और साथ में जब राहुल गांधी उनके हैं और कांग्रेस RJD का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस माना जाता है शुरू से, तो ये इस बात को मान के चलिए कि यह मजबूत लड़ाई इस बार आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। SIR का जो मसला है, वोट अधिकार यात्रा का, यह आम आवाम उससे कनेक्ट कर जिन 23 जिलों से होकर के यात्रा गुजरी है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि आप जब बात करिएगा आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है। राहुल गांधी के लिए देखिए ये बहुत बड़ा दांव है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि एक राज्य में इतना वक्त गुजारना और अब सीधे तौर पर जो है इस चुनाव में अगर जीतते हैं हारते हैं, उन्होंने इतने आरोप लगाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीत हार दोनों के लिए इस जीत का सेहरा उनके सिर पर शायद बांधा जाए, तो ठीकरा भी जो है उन पर फोड़ा जाएगा। तो ये काफ़ी पर्सनल जो है एक रिस्क भी लिया है पार्टी ने इतना इन्वेस्ट करके राज्य के अंदर। तेजस्वी यादव जब एक शॉर्ट टर्म के लिए उप मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे लोग सड़कों पर मिलते हैं, अब हमें नहीं पता कि क्या वो पारंपरिक रूप से RJD सपोर्टर्स रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने काफ़ी सारी नौकरियों को जो है यहाँ पर जोर दिया और बनवाया, एक मौका क्रिएट करवाया। आप कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के उस रिपोर्ट कार्ड को? आपको लगता है वो कुछ अलग कर पाएंगे जो लालू यादव की छवि रही है, विरासत रही है उससे? देखिए, एक बात तो आप थोड़ा सा पीछे चलिए, आप देखिए कि 2020 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में कमान संभाल रखा था और देखिए सरकार बनाते बनाते रह गए। उसमें उनका एक पलायन, रोजगार का वो मसला था और उसको उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था और ऐसी पिच बिछाई थी तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कि NDA को भी उसी पर बैटिंग बॉलिंग करने के लिए बाध्य। नहीं तो पहले यहाँ सिर्फ क्या होता था, पहले यहाँ पर कहीं बात सिर्फ विकास, नौकरी और पलायन, यह तो मुद्दा तेजस्वी ने ही 2020 के विधानसभा चुनाव में बनाया और फिर इसी मुद्दे पर फिर इस बार भी ऐसा विषाद बिछाया तेजस्वी ने कि उस पर आपको नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको भी या ऐसे कह लीजिए NDA को भी बाध्य होकर के, भारतीय जनता पार्टी को भी बाध्य होकर के उसी पर बैटिंग बॉलिंग करना पड़ रहा है। आज देखिए सबको, अब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की, देखिए अब नीतीश गवर्नमेंट ने उसको अनाउंसमेंट कर दिया। अब देखिए मैया योजना की बात जैसे झारखंड में जो हुआ था, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अब तेजस्वी यादव ने 2500 रुपये की बात की, अब देखिए 10,000 रुपये की बात। तो यह जो बिजली की सब्सिडी की बात तेजस्वी यादव कहे कि सरकार बनेगी तो देंगे, तो यह देखिए जितनी बात वह करें सबको आपको देखिएगा कि वह नीतीश कुमार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो भैया आपके पास में विजन था, आपके पास में सब कुछ था, तो क्यों नहीं 6 महीना पहले आपने किया? एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब समय अब किसी समय चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है बिहार में और सब कुछ आप घोषणा कर रहे हैं, तो ये घोषणा कहाँ तक होगा यही तो देखना और समझना है। आज 10,000 रुपये की बात कही जा रही है, 10,000 रुपये महिलाओं को देने, जो चुप्पा वोटर नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं, उनको 10,000 रुपये दे करके आप कहीं ना कहीं इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए देहात में, ग्रामीण इलाके में हो सकता है कि महिलाएं पढ़ी लिखी ना हो, 10,000 रुपये का एक बड़ा उनको सब्जबाज दिखा करके, लेकिन अब 2 लाख रुपये उनको भी देखा भी जाएगा सरकार के स्तर पर। दर्शकों को समझा दें, हम जिस योजना की बात कर रहे हैं ये बस अभी हाल ही में इसको नोटिफाई किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर परिवार की एक महिला को एक बीज के तौर पर एक अपना स्टार्टअप के लिए 10,000 रुपये की एक मुश्त अमाउंट जो है वो सितंबर में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और उसके बाद ये वादा किया गया है कि अगर उनके बिजनेस आइडिया में दम नजर आता है, उसमें लगता है कि वो आगे चलकर और बढ़ सकता है, तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब ये कागजों पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस और रवि जी जिक्र कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि ये सवाल उठ रहा है कि भाई आपने देखा लाड़की बहन योजना को लेकर इतनी चर्चाएं हुई महाराष्ट्र में, महिला वोटर को हर पार्टी आज टारगेट करता है, वो JMM हो, कांग्रेस हो, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ममता बनर्जी बंगाल में, सब जगह हमने देखा महिलाओं के लिए योजनाएं हुई हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो चुनावों के बाद ध्वस्त हो जाती है, जैसे लाड़की बहन। चुनाव खत्म हुए, कुछ इंस्टॉलमेंट्स आए थे चुनाव के पहले बिल्कुल टाइम से, और उसके बाद कह दिया कि भाई बहुत सारे बोगस महिलाएं शामिल हैं, नहीं दे सकते हैं, लिस्ट रिवाइज करेंगे। अब वो ठंडे बस्ते में है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर है सही में, या एक सीधे तौर पर ब्राइब है औरतों के लिए? नहीं, देखिए हम वही बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उनको 10,000 रुपये मिलेगा, कब से मिलेगा? अब देखिए सितंबर महीने की बात कही गई है, फिर उनको सरकारी अधिकारी देखेंगे कि वो 10,000 रुपये जिस महिला को मिल रहा है, जिस परिवार की महिला को, तो वो उन्होंने क्या कुछ बेहतरी किया है, तो फिर 2 लाख रुपये की बात आएगी। तो ये कुछ अर्बन इलाके में आप बात करिए और ग्रामीण इलाके में बात करिए, अर्बन इलाके की महिलाएं इस बात को समझती हैं। और देखिए उद्योग विभाग ने पहले से एक काम कर रखा था,
महिलाओं के लिए वो देते थे पैसा, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। जब मल्टी विंडो सिस्टम होगा तो आपको कहाँ कहाँ क्या करना पड़ता है, बिहार में किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो सिंगल विंडो सिस्टम करिए, तब आपको कोई भी उद्योगपति, कोई भी महिला उद्यमी जिसको आप बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप कराना चाहते हैं, जो भी, तब जाकर ये कोई बात बनेगी। यहाँ तो सरकारी दफ्तर भी घूमते घूमते बाबुओं के आगे पीछे करते करते तो एड़ी पसीना एक हो जाता है, कुछ नहीं होता, जैसे लगता है कि बेटी की शादी के लिए आप घूम रहे हैं, उस तरीके से यहाँ। तो ये तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे। ठीक है, चुनावी लाभ हो सकता है, क्योंकि अधिक लोग जो अर्बन में बात करिएगा, शहरी इलाके में बात करिएगा, तो ये लोग तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन वोटर का माइंडसेट भी है। ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे चल करके। हालांकि देखिए, बिहार में फ्रीबी कल्चर तो काफ़ी वक्त से रहा है, और एक वक्त था जब नीतीश कुमार स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल्स देते थे, तो उसका भी काफ़ी फायदा हुआ था। उसे ममता बनर्जी ने भी कॉपी किया था फिर वेस्ट बंगाल में। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी। हमने बात कर ली तेजस्वी राहुल गांधी की, हमने बात कर ली पीके और नीतीश कुमार की शिव पूजन से। एक और कैरेक्टर हैं चिराग पासवान, बीच में ऐसा बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने लिए माहौल बना रहे हैं। ये तक कह दिया कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूं बिहार में। उनका भविष्य आप इन चुनावों में और आगे चलकर आप क्या देख रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन सकते हैं? नहीं, देखिए, चिराग पासवान अभी इस बार की लड़ाई में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के, हाँ, इसके बाद जब 30 की लड़ाई होगी उसमें निश्चित रूप से आपको चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर चेहरा होंगे बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि देखिए, हम एक बात कहते हैं कि उनकी पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठनात्मक ढांचा है, वह कोई पहली बार नहीं। उनके पिता श्री जब रामविलास पासवान जब थे, उस समय से वही चीज़ बनी हुई है कि कोई जिस समाज से वह आते हैं उस समाज का उस पर नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको हम बता रहे हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके नेशनल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कौन है, वह भी मुस्लिम चेहरा है, वह भी। तो वो एक बड़ी लकीर उनकी पार्टी शुरू से खींचते रही है, और ऐसे में हमको नहीं समझ में आता है कि चिराग पासवान वो हनुमान है, वो नरेंद्र मोदी के। आप देखिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से अलग जाकर के लड़े, और लड़े तो क्या परिणाम हुआ, किसको टारगेट उन्होंने किया, यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि चिराग पासवान अभी नहीं, 2030 की तैयारी में है वो। और हालांकि चिराग पासवान को एक स्मार्ट कैरेक्टर के तौर पर देखा जाता है। याद हो कि रामविलास पासवान जी के गुजरने के पहले जो उनका अंतिम टर्म था कैबिनेट में, उसको कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक तरीके से रिजरेक्ट किया था, नहीं तो वो गड़बड़ होने वाली थी। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, बात करने के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम वापस लौटेंगे बिहार में जब चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा। कहा जा रहा है, स्पेकुलेशंस हैं कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आकर यहाँ पर कुछ बड़े योजनाओं का ऐलान करेंगे, और उसके बाद 4 या 5 अक्टूबर को शायद चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। बहरहाल, जब चुनाव कैंपेन करने के लिए आएंगे तब और मुद्दों पर बात करेंगे और लोगों की आवाज़ पहुंचाएंगे। आप जाकर तब तक हमारे जो जितने रिपोर्ट्स हैं इस सीरीज़ में, उसे ज़रूर देखें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। नमस्कार, आदाब।